so that the function f of x is equal to x minus a का whole square plus x takes the value a plus b by 2 for some x belongs to a से लेके b. सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ के देखो, लिखना है तो क्वेश्चन को लिखिए लो मैं, ठीक है, मैं 15 सेकंड देता हूँ. चलो, वैल्यू एफ ऑफ ए क्या हो रहा है, कोई कहेगा? ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा. एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. हाँ, एफ ऑफ एक्स के बदले ए डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना. तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी ए प्लस बी बाय 2 एवरेज है या नहीं इसका? तो क्या a प्लस बी बाय 2 हर समय a से b के बीच में लाई करेगा? कन्विंस्ड हो? हाँ. अरे लाइन सेगमेंट में तुम क्या जानते हो? अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलूं तो ये b तो एकदम मिड पॉइंट क्या था, a प्लस, यही आता था ना. मतलब अगर x एक्सिस में वो अगर मैं लेके जाऊं तो ये a है, b, तो ये a प्लस बी बाय 2. तो इसका मतलब है एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी बी है, और a प्लस बी बाय 2 a से b के बीच में लाई कर रहा है. तो क्या बोलोगे, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? डायरेक्टली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आ रहा है या नहीं? हाँ सर. ए और बी, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि क्या तुम क्या जानते हो, इसका मतलब है कि a प्लस बी बाय 2 किसके बीच में लाई कर रहा है, एफ ऑफ ए से लेके कहां तक? एफ ऑफ बी. एफ ऑफ बी. और क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देयर एग्जिस्ट कोई एक सी जो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ए टू बी, सच दैट एफ ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू क्या, वो वैल्यू होना पड़ेगा क्या, a प्लस बी बाय 2. क्योंकि मुझे मालूम है ना कि मैं अगर एफ फंक्शन ये और ये है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो यहाँ का ये पॉइंट तुम्हारे पास एफ ऑफ ए है, ये पॉइंट तुम्हारे पास एफ ऑफ बी है, तो ये पॉइंट तुम्हारे पास होगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2. और ये किसी ना किसी के लिए तो आ ही रहा होगा, सी के लिए. तो हाँ, ट्रू है ये. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. आगे चलूं? लिख रहे होगे, लिख लो, तब तक मैं रुक जा, मैं वो टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ. तुम लोग को थोड़ा बोलता हूँ. आगे निकलो. हाँ सर. हाँ सर. तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है, समझ में आया क्या? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ ए और एक फंक्शन अगर एफ ऑफ बी है, तो एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी के बीच का वो हर एक वैल्यू लेगा. और हर समय याद रखो कि अगर m और n तुम्हारा पॉजिटिव रियल नंबर है,
तब MA प्लस NB बाय M प्लस N जो है सेक्शन फॉर्मूला से बोल सकते हो, ये हर समय A से B के बीच में लाई करेगा, हर समय। अगर तुम्हें 2 पॉइंट पता है A और B, तब MA प्लस NB बाय M प्लस N जो है, मगर M और N को पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हो। हाँ, तो ये M और ये N हो जाएगा, N/M के रेशियो में अगर डिवाइड करे तो ये हर समय ट्रू होता है। ये किसी को लिखना है तो लिख लो, इसका मुझे जरूरत पड़ सकता है। आगे निकलूं? हाँ सर। थोड़ा सा रुकिए। ठीक है। आगे निकलूं? चलो, प्रॉब्लम। Let f be a continuous function defined onto zero one to 0 1 so that there exists some C belongs to 0 to 1 such that f of C equal to 1 minus C। पहले ये समझो, ये एक स्पेशल टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिएशन ऑफ एक ऑक्सिलरी फंक्शन में क्रिएट करूंगा। हाँ, सेकंड, लास्ट क्लास का एक चीज रिकैप करा देता हूं कि y is equal to f of x is a continuous function from A to B on AB such that f of A and f of B has opposite sign। किसी को याद है क्या बोला गया था? देन क्या बोल सकते हो? कोई बोलेगा? अगर अपोजिट साइन है तो क्या बोल सकते हो? कुछ याद आ रहा है? फंक्शन 0 होगा एट अ पॉइंट। सर x एक्सिस को एक बार कट करेगा, एटलीस्ट एक बार का मतलब देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट one C belongs to open interval AB such that f of C is equal to 0। तो ये दो चीज का यहाँ पे यूज है। ये नया चीज है, क्रिएशन ऑफ ऑक्सिलरी फंक्शन। रिकैप लास्ट क्लास का। तो ऑक्सिलरी फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, इस प्रोसेस को देखो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सिलरी फंक्शन कैसे होता है। मैं 2-3 सम कराऊंगा तो मेरे ख्याल में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तुम्हें f of c is equal to 1 minus c चाहिए, मतलब तुम्हें ये c चाहिए, कुछ नहीं करना है, c को x से रिप्लेस कर दो। क्रिएट एक नया फंक्शन g of x, x को c से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस c by x, तो तुम्हारा फंक्शन क्रिएट हो गया। क्या? g of x का वैल्यू f of x minus 1 plus c।
प्लस एक्स। अब क्या क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, हाँ या ना? हाँ सर। अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो लास्ट क्लास में थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी में हमने देखा था सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, वन तो कॉन्टिन्यूअस होता ही है, तो इससे क्या बोल सकते हो? जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यू। कॉन्टिन्यूअस। जी ऑफ जीरो क्या होगा? सर जीरो ही क्यों बोला? क्योंकि एक्स 0 से 1 तक है। देखो सी कहाँ पे निकालना है ये देखोगे, सी तुम्हें 0 से 1 में निकालना है, तो इसलिए मैं 0 और 1 में ध्यान दे रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। हाँ क्वेश्चन में ये गिवन है रे, ये गिवन है कि फंक्शन 0 से 1 तक है, इसीलिए। तो अगर मैं एक्स 0 से लेके 1 लूंगा तो एफ जी ऑफ 0 क्या होगा? एफ ऑफ 0 माइनस 1। और जी ऑफ 1 क्या होगा? एफ ऑफ 1 माइनस 1। माइनस एफ 2 कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1। तो अगर जी ऑफ 1 एफ ऑफ 1 है तो एफ ऑफ 1 हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं? अरे एफ ऑफ 1 तो रेंज है ना, इसका रेंज क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। रेंज ऑफ एफ जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इसीलिए क्या करोगे, एफ ऑफ 1 हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और एफ ऑफ 0 माइनस 1 क्या होगा? एफ ऑफ 0 भी कहां से कहां तक लाई करेगा? अगर रेंज ऑफ एफ 0 से 1 तक है तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 भी कहां से कहां तक लाई कर सकता है? 0 से 1। तो इसलिए एफ ऑफ 0 माइनस 1 क्या होगा? ये हर समय लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो तुम क्या बोलोगे, जी ऑफ 0 और जी ऑफ 1 क्या बोलोगे? साइन सेम है या साइन चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है जी ऑफ एक्स चेंजेस साइन। तो अगर जी ऑफ एक्स चेंजेस साइन हो रहा है 0 से लेके 1 तक, then there exists c belongs to 0 to 1 such that क्या? जी ऑफ सी इक्वल टू 0। जी ऑफ सी इक्वल टू 0 आईवीटी से। अब जी ऑफ सी का मतलब क्या होगा बोलो ना रे, यहां से बोलो जी ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा? प्लस सी। एफ ऑफ सी माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो हेंस क्या मिला बोलो? एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, मैं जान रहा हूं बहुतों को बहुत डाउट होगा, मैं और एक ऐसा सम कराऊंगा, ठीक है? पहले इसे लिख लो, ज्यादा डाउट होगा तो क्लास के बाद एक बार रिवाइज करके देख लेना, दोबारा रिकॉर्डिंग जब दूंगा तो एक बार इसे लिखो, ठीक है? आराम से लिखो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं और सम कराऊंगा, मुझे मालूम है कंफ्यूजन होगा।
आगे चलूं? थोड़ा रुकिए सर। मैं जान रहा हूँ बहुत कंफ्यूजन होगा रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? मगर आईबीटी का सम आता है, हाँ, दोनों में, मेंस एडवांस दोनों में तुम्हें दिखेगा। विच ऑफ हो द गया फॉलोइंग सर। इज ट्रू, ऐसे टाइप में आता है। हाँ, निकलूं आगे? हाँ सर हो गया। सर रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, लिख लो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हुआ? बोल देना। निकलूं आगे? बोल देना। लंबा समय मैं जान रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बोल देना। हो गया सर। चलो ठीक है, ओके। चलो। Prove that there exists x1 and x2 in 0 to 2 such that x2 minus x1 equal to 1 and f of x2 is equal to f of x1. सॉल्यूशन। एक बार सम लिख लोगे? 30 सेकंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए। एक फंक्शन है 0 से लेके 2 तक, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और इस टाइप से है कि f of 0 इज इक्वल टू f of 2 है। तो प्रूफ करना है कि एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा x1 x2 0 से 2 तक सच दैट उसका डिफरेंस 1 हो, मगर f of x2 इज इक्वल टू f of x1। खेला शुरू करूं? तो ऊपर वाले में ऑक्सिलरी फंक्शन लेना आसान था क्योंकि वहां पे केवल एक सी था, यहाँ पे तो दो वैल्यू है x2 और x1। दो तुम्हें दिख ही रहा है मगर दो कहां पे है? क्या गिवन है? गिवन है f, जो जरूरी है मैं वही लिख रहा हूँ। हाँ, f of 0 इज इक्वल टू f of 2 और f इज कॉन्टिन्यूस। जो मुझे जरूरत है मैं केवल वही लिख रहा हूँ। तो प्रूफ क्या करना है? x2 माइनस x1 इक्वल टू 1 एंड यहां से x2 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं? तब यहां से मुझे क्या हो गया? f ऑफ, अगर मैं सबको एक साइड ले आऊं तो क्या मिला? तो मुझे ये प्रूफ करना है x1 कहां से कहां तक है? 0 से 2 तक। तो अब अगर ऊपर वाले से थोड़ा भी समझ में आया था तो कोई बोलेगा कि ऑक्सिलरी फंक्शन में क्या लूंगा ये देख के, नहीं तो मैं ही बताऊंगा। लेट कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ऊपर एक बार देख सकते हो मैंने क्या बोला था। ऊपर जो चीज सी है यहाँ पे वो चीज x1 है, तो g ऑफ x कैसा दिखेगा? ऊपर मैंने कुछ कहा था क्या? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? सुनने में आ रहा है नहीं? हाँ सर। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो ना, क्या लिखा है? c by x। ठीक है, तो यही तरीका है, समझ में आया? ये ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करोगे? यहाँ पे किसे रिप्लेस x1 को x, तो x1 को अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं तो क्या मिलेगा? बोलो ना मुझे। f of 1 plus x minus f of x equal। बस वही, इक्वल टू लिखने का भी जरूरत नहीं है, बस इतना लिखने से हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ चेक करना है बोलो? किस इंटरवल में होना चाहिए था? 0 से 2। तो g ऑफ 0 क्या हो गया? f of 1 माइनस f of 0। g ऑफ 2 क्या हो गया?
f f of 3 minus f of 2. minus 3 f of 2. नहीं होगा, गलती कर दिया मैंने। क्यों सर? बता रहा हूं। मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन, मेरे पास कुछ गिवन है, f of 0 is equals to f of 2. तो इसको एक नाम दे देता हूँ, लैम्डा। ठीक है, मगर यहाँ पे क्योंकि 1032 आ गया, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, तो इसलिए मैं अब g ऑफ 1 देखता हूँ। g ऑफ 1 क्या होगा? g ऑफ 1 क्या हो जाएगा? f of 2 minus f of 1. minus f of 1. अगर मैं f ऑफ 0 और f ऑफ 2 लैम्डा दिया हुआ है, इसका मतलब f ऑफ 0 को मैं लैम्डा लिख सकता हूं, तो ये f ऑफ 1 माइनस लैम्डा, और ये लैम्डा माइनस f ऑफ 1। इसे देख के बोलो क्या बोल सकते हो? g ऑफ 0 और g ऑफ 1 सेम साइन होगा या अपोजिट साइन? कुछ बोल सकते हो? एक f ऑफ 1 माइनस Opposite sign. लैम्डा माइनस f ऑफ 1। तो ये देख के ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि g ऑफ 0 एंड क्या g ऑफ 1 हैज Opposite. ऑपोजिट साइन। तो इसका मतलब रूट x1 बिलोंग्स टू 0 to 1 क्या एग्जिस्ट करेगा IVT, वेयर g ऑफ x1 इक्वल टू 0। तो g ऑफ x1 का मतलब क्या हो जाएगा? f of 1 plus x minus f of x. फ्रॉम 1 f ऑफ 1 प्लस x1 माइनस f ऑफ x1 इक्वल टू 0। तो हेंस इससे क्या आ गया बोलोगे? तो 1 प्लस x1 को x2 दे लिया इन लोगों ने, तो हेंस f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1। सर 0 से 2 कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? x1 अगर 0 से 1 तक था, तो 1 प्लस x1 कहां से कहां तक लाई करेगा? तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि x2 कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से लेके 2 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो। बहुत ज्यादा नहीं आता, ये भी बोल दूं, हाँ बहुत ज्यादा नहीं आता है, हाँ, मगर IVT के सम्स आते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया ध्यान से एक बार देख लो, इसे लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लास्ट एक सम करा के IVT का आगे चलते हैं। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए सर। तो मैं मानता हूं कि IVT के सम्स इतने आसान नहीं होंगे, हाँ वहां पे तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा सोचना होगा। और ये बात भी सही है कि कॉन्टिन्यूटी इज नॉट ओनली अबाउट IVT, हाँ देयर आर सम जो टफर होते हैं, हाँ रोटेशनल डायनामिक्स टफ है, हाँ तो है, तो वैसे IVT थोड़ा टफ है। आगे चलूं? Yes, sir. ठीक, कोई लिख रहा है तो लिख रहा है, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट, मैं 1 मिनट में।
चलो आगे चलता हूं, लास्ट सम। हाँ, let f is a function from 1 to 10 to q. q का मतलब सेट ऑफ रैशनल्स होता है। हाँ, be a continuous function and f of 1 equal to 10, then find f of 10. लास्ट सम IVT का। अरे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और अगर q तक जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन केवल क्या वैल्यू ले रहा है? f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है और f ऑफ x टेक्स ओनली क्या, कौन सा वैल्यू? रैशनल वैल्यूज। ये लाइन समझ में आया क्यों? हाँ सर। क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि फंक्शन कहां से कहां तक है, 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके रैशनल तक। मगर आईवीटी तो कह रहा है, आईवीटी ये कहता है कि सपोज, ठीक है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स 2 रैशनल वैल्यू ले रहा है। सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान के चलते हैं कि एफ ऑफ 1 10 दिया है ना, तो ठीक है, एफ ऑफ 1 10 है, वेरी गुड। और सपोज एफ ऑफ 10 का वैल्यू कुछ ले लेता हूँ 15। हाँ, हो सकता है क्योंकि रैशनल वैल्यू है। मगर आईवीटी तो तब आईवीटी तुम्हें क्या बोलता है? क्या आईवीटी तुम्हें ये नहीं बोलता है कि एफ ऑफ एक्स टेक्स ऑल वैल्यूज बिटवीन कहां से कहां तक? कोई बोलेगा? गिवन रेंज। अब 10 to 15 में क्या केवल रैशनल वैल्यूज ही होते हैं? नहीं। अब तो मुश्किल हो गया। तो इसका मतलब तो एफ ऑफ एक्स ये भी बोल रहा है कि ऑल वैल्यूज मींस एफ ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यूज क्या, टेक्स irrational values between 10 to 15। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम ये मान रहे हो कि अगर f of 1 10 है तो तुमने f of 10 को 15 मान लिया, वेरी गुड। तो इसलिए क्या हुआ कि फंक्शन अगर ऐसा है तो ये सब वैल्यू ले रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो f of 10 को क्या होना पड़ेगा? f of 10 को ऐसा क्या, f of 10 ऐसा क्या वैल्यू ले सकता है कि तुम्हारे पास ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाए कि टेक्स ओनली रैशनल वैल्यू भी, और ये भी सही हो जाए कि आईवीटी भी हो। ये कब पॉसिबल है? ऐसे कर्व के लिए तो पॉसिबल नहीं है, मगर मेरे ख्याल में ये कर्व के लिए पॉसिबल है। क्यों? सब 10 ही ले इस रहा कर्व है में क्या खासियत हो रहा है, कोई बोलेगा? सर, सब सारे सेम 10 वैल्यू इस ले रहा है। कर्व में हाँ, तो वही। हाँ, तो अगर कर्व ऐसा होता तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सर तब बीच एफ में ऑफ कोई 1 भी कोई 10 वैल्यू होता, नहीं है। एफ ऑफ 10 भी 10 होता और एफ ऑफ एक्स भी हर समय 10 होता फॉर ऑल एक्स। हाँ, तो सही है। देन इट मींस आईवीटी लग रहा है 10 से 10 के बीच में केवल 10 ही वैल्यू है, वो ले रहा है। तो अगर ऐसा तुम्हें कभी भी लैंग्वेज मिले तो इसका मतलब है एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कांस्टेंट। इसका मतलब है फंक्शन को हर समय कांस्टेंट होना पड़ेगा। और अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो अगर एफ ऑफ 1 10 है तो एफ ऑफ 10 को भी क्या होना पड़ेगा? बोलो, 10 होना ही पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि एफ ऑफ एक्स केवल रैशनल वैल्यू ले रहा है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो कोई दो अलग अलग रैशनल वैल्यू लेगा, मतलब मगर दो अलग अलग रैशनल वैल्यू के बीच में कितने रैशनल वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं? क्या केवल रैशनल ही एग्जिस्ट करते हैं या इरेशनल भी एग्जिस्ट करता है? रैशनल भी एग्जिस्ट करता है। तो प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलूं? Yes, sir. हाँ, sir. चलो अब शुरू करता हूं डिफरेंशिएबिलिटी। शुरुआत शॉर्टकट मेथड से करता हूं जो हमने बोर्ड लेवल में नहीं सीखा है। एक शॉर्टकट मेथड है जिससे तुम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। ये कैसा होता है पहले मैं ये बता देता हूं कि सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुम्हें इस टाइप से दिया रहेगा, जी ऑफ एक्स, एक्स अगर ए से छोटा और के ऑफ एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल। शॉर्टकट है तो कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूं। हाँ, देयर आर सम स्टेप। पहला स्टेप एल्गोरिथम दे रहा हूं। पहला स्टेप, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। वो तो चेक कर सकते हो। एफ ऑफ ए प्लस निकालोगे, एफ ऑफ ए माइनस निकालोगे, एफ ऑफ ए निकालोगे। ठीक है। स्टेप 2, इफ कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी था। हाँ, हम लोगों ने ये ऑलरेडी बोर्ड लेवल में देखा हुआ है। इफ कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएट ब्रांच वाइज। शॉर्टकट का एक नाम दे दो, ब्रांच वाइज डिफरेंशिएशन। तो ब्रांच वाइज इसे डिफरेंशिएट करो। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है? जी डैश एक्स इफ एक्स इज लेस देन ए, के डैश एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। कैसे? एफ डैश ए माइनस होगा, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो इसका। एफ डैश ए माइनस जो होगा वो लिमिटिंग वैल्यू होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ से जी डैश एक्स का। और एफ डैश ए प्लस जो होगा वो लिमिटिंग वैल्यू होगा के डैश एक्स का। इससे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, इससे राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अगर दोनों सेम तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन सेम नहीं तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सर एक एग्जांपल सिखाएंगे क्या? हाँ श्योर, उसके बाद ऊपर वाला लिखने दूंगा। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस कॉस x if x is less than equal to 0 and x plus 1 if x is greater than 0। 0 अगर यहां पे डालोगे तो इसका पहले मैं तो इसलिए पहले मुझे क्या चेक करना होगा बोलोगे? फर्स्ट क्या चेक करूं? कंटिन्यूटी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो 0 अगर इसमें डालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है देखो तो, x plus 1, एफ ऑफ 0 माइनस। तो एफ ऑफ 0 माइनस यहां से आएगा तो डायरेक्टली डाल के बोलो ना क्या आया? 1, 0 प्लस 1। एफ ऑफ 0 प्लस क्या आया? डायरेक्टली बोलो ना रे। 1 क्या दोनों सेम आया? yes sir, और एफ ऑफ 0 भी 1 आ रहा है, इक्वल टू है यहाँ पे। तो हेंस क्या बोलोगे? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज continuous at x equal to 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट कर दो। कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे ना पहले, फिर डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट ब्रांच वाइज। तो अगर डिफरेंशिएट करूं ब्रांच वाइज तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन 1 plus sin minus x. sin x, minus sin x और नीचे का डिफरेंशिएशन 1 1 if x is greater than। अब यहाँ पे 0 डाल के देखो क्या वैल्यू मिला? एफ डैश 0 माइनस। यहाँ पे डाल के देखो क्या मिला? 1 तो क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या? right hand derivative, हेंस क्या बोलोगे? फंक्शन इज differentiable, एट x इज इक्वल टू 0। समझ में आया? yes sir, sir. ठीक है। अब इसी समय अगर तुमसे पूछता कि ऐसा भी तो पूछ सकता था
डज एफ डबल डैश जीरो एग्जिस्ट, ये भी पूछा जा सकता था, तो अब वो भी नहीं कहा। अब डबल डैश है तो और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर से इसे डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? एफ डबल डैश एक्स कॉन्टिन्यूस तो है ही, पता ही चल गया minus यहाँ cos से, x माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और नीचे वाला 0 तो क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला? पुट अप करके देखो जीरो। minus -1 राइट हैंड डेरिवेटिव क्या देगा? 0 क्या बोलोगे? एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? so does not exist. मतलब एफ डबल डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। शॉर्टकट का यही मजा है, शॉर्टकट का यही मजा है, ठीक है, कि ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस कॉन्टिन्यूटी चेक करो और डिफरेंशिएट करते जाओ, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। सर ऊपर वाला आप दिखा दीजिए। एल्गोरिथम वाला पेज देखा और ऊपर वाला एल्गोरिथम, ये इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम के लिए 1.5 मिनट दे रहा हूं। लिख लिया? yes sir चलो, ये लिखना है। आगे चलूं? अच्छा ओके। हो गया सर। आगे निकल रहा हूं, ठीक है। तो कभी कभी ब्रांचिंग तुम्हें खुद बनाना भी पड़ सकता है। चेक,
differentiability of y is equal to e to the power mod x at x equal to 0. तो mod x कैसा दिखता है? वो अलग अलग वैल्यू लेता था। अगर x लेस देन 0 है तो, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सर ये प्लस हो जाएगा ना। हाँ सर, mod x माइनस एक्स होगा, और mod x का वैल्यू क्या होगा बोलो? x क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? पहले ये देखो, f of 0 माइनस e to the power 0 1, f of 0 प्लस क्या बोलोगे? 1. e to the power 0 1, और f of 0 तो 1 नहीं है, तो अगर सब 1 मिला तो क्या बोलोगे? Function is continuous. सबका तो सम है, तो इसका मतलब f of x is continuous। तो अगर f of x continuous है तो ब्रांच वाइज डिफरेंशिएशन करो। f dash x क्या मिलेगा? e to the power x का डिफरेंशिएशन, To the power x. e to the power माइनस x का डिफरेंशिएशन, Minus e to the power x. Minus e to the power minus x. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ से? f dash 0 माइनस e to the power 0 1. 1, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? यहीं से आएगा ना। अगर ये वैल्यू इसमें डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो f dash ऑफ 0 प्लस क्या मिला? So minus 1. माइनस इट, तो क्या मिला? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, right hand derivative. तो क्या बोलोगे? Function is not differentiable. नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो हेंस ये फंक्शन 0 में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कभी कभी तुम्हें खुद करना होगा ये काम, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? तो थोड़ा Yes, sir. बोल देना था जिसने रुकने बोला। हो गया सर। हो गया सर। मगर हर समय ये नहीं होता। कई बार फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना होता है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल का एल्गोरिथम था फर्स्ट चेक कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद एफ डैश ए का वैल्यू ले आओ। एफ डैश ए था लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, नहीं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू से मैं इसे प्रेफर करता था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और इसको फाइनाइट होना पड़ेगा तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल कहते थे। तो लिख लेना, पहले एक सम करवाता हूं। सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है sin x square by x if x is not equal to 0, 0 if x equal to 0. Check differentiability at x equal to 0.
क्या पहले इतना लिखिए लोग, तो वो ज्यादा बेटर है, वरना ज्यादा बीच में एक ब्रेक मिलना अच्छी बात होती है। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आगे चलूं? अच्छा तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? Continuity. इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 में दोनों वैल्यू यही आ रहा है, तो इसमें डायरेक्टली हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x निकालूं तो क्या वैल्यू आ रहा है? साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्या आएगा? क्या ये 1 होगा? हो सकता ये 1 नहीं होगा, क्यों? And नीचे x square होना पड़ेगा. आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये 1 होगा। तो अगर x 0 की ओर जा रहा है तो इसका वैल्यू 1 और ये 0, तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 विच इज f ऑफ 0। तो तुम्हें क्या मिला? लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू सेम है। y इक्वल टू f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। पहला चीज आ गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा, चलो करते हैं। f डैश 0 का फॉर्मूला था लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 बाय x माइनस 0। f ऑफ 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, f ऑफ x का वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर बाय x दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, जो क्या फॉर्म है? 0 बाय 0। इसे क्या लिख सकते हो? 1। तो f डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है? ये फाइनाइट मिला, तो हेंस क्या y इक्वल टू f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। किसी को कहीं पे डाउट है तो बोलो। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे आपने ये क्यों चेक नहीं किया शॉर्टकट? यहाँ शॉर्टकट नहीं लगने का एक रीजन है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसमें ब्रांचिंग पॉइंट 0 था, क्या 0 में ये वाला फंक्शन डिफाइन है, हाँ या ना? 0 में No sir. नहीं, क्या प्रॉब्लम है? अगर 0 Sir, डालोगे तो denominator नीचे वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये थ्योरी लिखाऊंगा, मगर मैं पहले दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मगर ऊपर वाले में आते हैं। क्या 0 में ये फंक्शन डिफाइन है? Yes. हाँ सर ये फंक्शन डिफाइन है? हाँ। क्या 0 में ये फंक्शन डिफाइन है? हाँ। Yes sir. क्या ये डिफाइन है? हाँ। तो अगर फंक्शन डिफाइन होता है तभी शॉर्टकट लगता है। मैं उसे लिखाऊंगा, रे घबराओ मत, मगर पहले अभी चीजों को देख लेते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये रहा सम, तो तुम लोगों ने लिख ही लिया होगा। तो बड़ा ही कर देता हूँ। तो नीचे ले जाइए. सर थोड़ा नीचे कीजिए ना।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सर आगे चलूं? हाँ सर। तो थोड़ा सा एक बार थ्योरी भी लिख लो जो बोर्ड लेवल में हम लोगों ने किया हुआ है। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज, मैं ये रिकैप करा रहा हूँ रे, ऑलरेडी हम लोग ने बोर्ड लेवल में कर लिया ये काम। हाँ, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस, अगर को डिसकंटीन्यूअस होगा तो क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे? नहीं नो सर। तो इसे तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स इज क्या, नॉन नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। मगर वही अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, क्या इससे तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा? नहीं सर। नो सर। जरूरी नहीं है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इज इक्वल टू a, इससे तुम नहीं बोल सकते हो। इससे एफ ऑफ एक्स मे बी डिफरेंशिएबल या एफ ऑफ एक्स may not be differentiable at x equal to a। दोनों का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स लूं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो होता है ये डिसकंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। मगर वही अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लेता हूं तो मॉड एक्स को मैं डायरेक्टली जानता हूं ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। मॉड एक्स कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है? एट एक्स इक्वल टू क्या, 0। क्यों? क्योंकि जब तुम खींचते हो तो 0 में क्या पॉइंट मिलता है, शार्प पॉइंट। मगर क्या मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस है? हाँ कॉन्टिन्यूअस है, तो तुम कह नहीं सकते हो। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। हाँ, एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन मगर हर समय नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी का बात आता ही नहीं है। किसी को ये लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चले। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूटी को चेक करो। आगे चलूं? हाँ सर। तो अब और दो टाइप बाकी है। हाँ, और एक टाइप है जहां पे बोला जाता है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर लो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सॉल्यूशन, तो मुझे कह पाओगे एफ डैश एक्स क्या था? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स हर समय कॉन्टिन्यूअस है, ये तुम जानते हो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था? कोई बोलेगा? 1 by root 1 minus x वन बाय रूट ओवर ऑफ 1। ये सब बोर्ड लेवल है रे। तो अब मुझे डायरेक्टली देख के नहीं बोल सकते हो कि ये फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। x equal to plus minus 1। तो देख के ही पता चल रहा है कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट कहाँ पे, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा। मतलब x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस। गुड, आ गया। तो ये वो वाला टाइप है जहाँ पे ज्यादा बुद्धि लगाना ही नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो। तो जैसे रूट एक्स कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, आप डायरेक्टली बोलोगे डिफरेंशिएट करके दिमाग में, ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा? x equal to 0। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या था, 1 बाय 2 root x। 2 रूट एक्स। तो फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? x equal to 0। 0। तो एक ये मेथड है जहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो, लिखना है तो लिख लो।
तो तुम बोलोगे सर आपने इससे पहले क्या क्यों नहीं किया? अरे जहां पे डिफरेंशिएशन आसान है वहीं पे लगा पाओगे। ठीक है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, बहुत बात आता है। आगे निकलूं? Okay, sir. हो गया सर। चल आगे चल। और एक टाइप है, काफी टाइप है रे, और दो टाइप है actually। एक टाइप है जहां पे तुम बोल सकते हो कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ओनली उसी लिए आता है ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देयर आर सम जो केवल डिसकंटिन्यूटी के लिए तुम्हें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देता है। एग्जांपल y इक्वल टू मॉड x, सॉरी y इक्वल टू बॉक्स x। जब तुम बॉक्स x को बनाते हो तो उसका वैल्यू ये था। तो क्या तुम ये ध्यान से देख पा रहे हो कि साफ टर्निंग कहीं भी नहीं मिल रहा है? फंक्शन ये सब पॉइंट में डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्लोप देता था। तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट में अगर तुम मुझसे एफ डैश एक्स पूछोगे तो वो जीरो होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मॉड एक्स में तुमने देखा कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सॉरी बॉक्स एक्स है तो तुमने देखा कि ये फंक्शन केवल नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे है? नॉन डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट्स। और वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है, ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी। एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? बिहेव लाइक अ कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है। तो एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट एफ डैश एक्स का वैल्यू हर समय क्या होगा? जीरो। तो अगर मैं तुमसे अभी कभी पूछूं प्रॉब्लम कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बॉक्स ऑफ कॉस एक्स है और तुमसे मैं पूछूं एफ ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू निकालो, क्या बोलोगे? तो पाई बाय 6 में इसका वैल्यू क्या होता है? देखो तो कॉस पाई बाय 6 ये इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल वैल्यू है? नॉन इंटीग्रल। अगर ये नॉन इंटीग्रल है तब तो तुम जानते हो वैल्यू क्या होगा? जीरो। क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप जीरो हो रहा है उसका। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को बॉक्स कॉस एक्स देता और तुमसे पूछता कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो निकालो, तब क्या बोलोगे? कॉस जीरो क्या होता है? 1 इंटीग्रल है। तब तुम यू हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी चेक करो। अगर एफ ऑफ जीरो माइनस बोलोगे तो क्या होगा? जीरो माइनस मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? कोई मुझे हेल्प करेगा? जीरो माइनस, ये जीरो था, फोर्थ क्वाड्रेंट। जीरो माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1 क्योंकि पॉजिटिव होता है कॉस, इसलिए बॉक्स कॉस एक्स क्या होगा? कोई फंक्शन अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता तो उसका कॉस क्या होगा? जीरो। तो ये जीरो हो गया। और फंक्शनल वैल्यू तो 1 आ रहा है, क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। तो अगर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है
तो डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? नॉन डिफरेंशिएबल। तो समझ में आया? तो ये वो पॉइंट है जहां पे डिसकंटिन्यूटी के कारण ही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आता है, वरना और कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए बॉक्स वाले में डिफरेंशिएबिलिटी ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर बॉक्स ऑफ एनीथिंग है उसका कॉन्टिन्यूटी चेक करो, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलें। आगे चलूं? सर ओके। बोल देना। हो गया सर। चलो, और एक है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट शार्प टर्निंग। फाइंड number of point of non differentiability of f of x is equal to maximum of 1 minus x, 1 plus x और 2। सॉल्यूशन तुम्हें याद आ रहा है? और याद रखो, नहीं भी आ रहा है तो अब याद रखो, जब भी तुम ऐसा मैक्सिमम मिनिमम देखोगे तो इसे ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व किया जाता है। अब ग्राफ ड्राइंग में क्या किया जाएगा? ग्राफ ड्राइंग में तुम्हारे पास 3 ग्राफ आएगा, एक आएगा 1 माइनस एक्स का, एक आएगा 1 प्लस एक्स का, और एक आएगा 2। मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला पार्ट, मिनिमम मतलब नीचे वाला पार्ट होता है। तो अगर तीनों ग्राफ पहले, सबसे पहले ऐसे में हर समय यही करोगे, ये एल्गोरिथम है। पहले तुम ड्रॉ करोगे 3 ग्राफ, ड्रॉ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स को ड्रॉ करो, x0 तो y का वैल्यू 1, y0 तो x का वैल्यू -1, ये लाइन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये लाइन y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये लाइन y इज इक्वल टू 2। तो 3 लाइन तुमने ड्रॉ किया। अब किसी भी पॉइंट में कौन सा वैल्यू लोगे? किसी भी पॉइंट में तुम्हें अगर सिखाने के लिए अगर बोलूं, सपोज ये पॉइंट में 3 वैल्यू लोगे, 1 माइनस एक्स का एक वैल्यू लोगे जो a मिलेगा, ये b मिलेगा, और इसी पॉइंट में c मिलेगा। तो मैक्सिमम कौन सा होगा a b c में? कोई बोलेगा? A। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैं लूंगा, हाँ ये p आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट q आएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट r आएगा, तो मैक्सिमम कौन सा होगा? कोई बोलेगा? P। तो लॉजिक समझ में आया? तो इसलिए हम ऐसा नहीं करके, मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला समझ में आया ना, क्यों? जो सबसे पहले है। तो इसीलिए अगर मैं f ऑफ x का ग्राफ बोलूं तो f ऑफ x का ग्राफ ये होगा, यहाँ पे ये, फिर ये, और फिर ये। तो शार्प टर्निंग कहाँ कहाँ मिला?
कितना जगह में शार्प टर्निंग है, कोई बोलेगा? So -1 or 1. Hence, there are 2 points of नॉन डिफरेंशियबिलिटी। और मैं चाहूं तो तुम्हें शॉर्टकट मेथड से भी बता भी सकता हूं अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? So -1. -1. और y इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? So 0. 0. तो क्या इस वाले पॉइंट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन -1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो क्या बोलोगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूं तो एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? क्या एफ ऑफ एक्स ऐसा नहीं दिखेगा? 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, 2 इफ -1 से लेके 1 तक, और 1 प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब मेरा कहना है -1 में तुम इसे डिफरेंशिएट करके देखो क्या मिला, -1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला? 0। 1 में इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला? 0. और इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला? +1। +1। क्या दोनों सेम है? नहीं। तो शॉर्टकट मेथड से मगर शॉर्टकट मेथड हम लगाएं क्यों? डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो खेला वहीं पे कहा। अगर कभी कभी ग्राफिकली हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि टर्निंग शार्प है या स्मूथ है, तब हम लोग शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, मगर ग्राफिकली तुम्हें दिख ही रहा है कि टर्निंग तुम्हारे पास शार्प है तो खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? ओके। हो गया सर। 2 मिनट। आगे निकलूं? चलो, तो एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं थोड़ा सा। हाँ, सॉरी। हाँ, डिफरेंशियबिलिटी कैसे कैसे चेक करते हो मुझे बोलते जाओ। हाउ टू चेक डिफरेंशियबिलिटी, क्या क्या मेथड है? समझ में तो आए मुझे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रहा है ना। कोई बोलेगा? जरूरी नहीं है जिस भी ऑर्डर में बोलना है। कंटिन्यूटी। हाँ, क्या बोल रहे हो? कोई चेक बोले? कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी किसी ने बोला? डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी देता है। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं प्रॉब्लम, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ y is equal to box of 3 plus 10 cos x, x belongs to 0 to pi by 2। तो तुम्हें एक चीज, एक रिजल्ट है, बॉक्स में जब भी नेचुरल नंबर रहता है या कोई भी इंटीजर रहता है तो वो बाहर आ सकता है, अगर n कोई भी इंटीजर है तो उस लॉजिक से यहाँ पे y कैसा दिखेगा? So 3 plus box of 10 cos x. 3 तो बाहर निकल जाएगा। तो मैं 3 के लिए क्यों चिंता करूं? मुझे केवल इसी के लिए चिंता करना है।
इसका चिंता करो, ज्यादा चिंता करना सेहत के लिए खराब है। तो इसे चिंता करना है तो मुझे तो लग रहा है कि इसे हमने लास्ट क्लास में किया था या नहीं? लास्ट क्लास में इसका डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालते थे? कोई एक तरीका था क्या? कोई बोलेगा? सही है, इंटीग्रल पॉइंट्स में डिसकंटिन्यूअस होता तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते, कहां से कहां तक। अब क्वेश्चन में आज दिया हुआ है कहां से कहां तक, है। 0 से 5 तो इसलिए सबसे पहले मैं किसको ड्रॉ करूंगा y इक्वल टू किसको, tan cos x को। 10 cos x. तो 0 में 10 मिला, π/2 में 0 मिला, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां कहां ड्रॉ होगा? 1 में, 2 में, 2 में, 9 में। तो अब यहाँ का बॉक्स, ये लाल रंग का बॉक्स 10, 10, उसके नीचे का बॉक्स 9. 9, आगे लिखने का जरूरत नहीं है, जानते हो। तो 10 में कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस? लाल वाले में Discontinuous. डिसकंटिन्यूस है कॉन्टिन्यूस? डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस तो डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? non differentiable. नंबर 1 नॉन डिफरेंशिएबल, नंबर 2 ऐसा मिलते जाएगा ये। अब ये वाले में बोलो, इस वाले में यहाँ का बॉक्स 0. 0, यहाँ का बॉक्स 0. 0, कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस? Continuous. continuous, तो हेंस डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ है? 1 मतलब कितने पॉइंट डिसकंटिन्यूस एट कितने 10. पॉइंट्स? 10 point. 10. एट 10 10 points. पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स 1 2 10। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट कितना पॉइंट? क्योंकि वही होगा। 10 points. ठीक है, ये टाइप 1 था, लिखना है तो लिख लो। तुम लोग मुझे टाइप बोलते जाओगे, मैं और एक सम कराऊंगा, समझ में आया? इसलिए मैं तुमसे टाइप पूछ रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ मैं। वाह, क्योंकि पहले मैंने टाइप करा दिया, अब हर एक टाइप का और एक सम करवाऊंगा। पहले टाइप 1 लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर, चलो। और क्या बताया था? ये तो टाइप 1 हो गया। और कुछ बताया था? शॉर्टकट में शॉर्टकट मेथड। फाइन A and B if f of x is equal to ax plus bx less than equal to -1, ax cube plus x plus twice bx greater than -1 is differentiable for all real x. सम लिख लोगे एक बार? आगे चलूं? यस सर. क्या -1 में ये ब्रांच डिफाइन है? एकदम घटिया सम है, पॉलिनोमियल है। बस बस मुझे सर. हाँ या ना आंसर दो।
क्या -1 में ये वाला फंक्शन डिफाइन होगा? Yes, sir. होगा। हाँ सर हाँ, हाँ, सर। क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, x माइनस x प्लस 1 होने से ही प्रॉब्लम होता है। और ये ये भी डिफाइंड होगा। हाँ, सर। डिफाइन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इक्वल है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या -1 तुम यहाँ पे डाल सकते हो क्या? हाँ, -1 डाल सकते हो वैल्यू, क्या यहाँ डाल सकते हो? हाँ, डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फंक्शन कह रहा है कि हर एक के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पॉलिनोमियल तो हर एक के लिए डिफरेंशिएबल होता है, यहाँ पे बस एक ही पॉइंट में प्रॉब्लम होगा। कहाँ प्रॉब्लम होगा? -1 में, क्योंकि -1 में फंक्शन चेंज हो रहा है, उसे छोड़ के तो बाकी हर जगह पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल होता है। तो ये जो लैंग्वेज यहाँ पे कह रहा है, ये तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन केवल ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एट कहाँ पे, x इक्वल टू -1 का कंडीशन चाहिए तुम्हें, का कंडीशन चाहिए। तो उसके लिए मगर डायरेक्टली डिफरेंशिएबल का तो कंडीशन आएगा नहीं, पहले किसका कंडीशन देखना होगा? कंटिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी कब होगा? तो कॉन्टिन्यूटी तब होगा जब f ऑफ नेगेटिव साइड से -1, f ऑफ पॉजिटिव साइड से -1 और f ऑफ -1 सेम है। नेगेटिव साइड से -1 ये वाला पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा? -a प्लस b। पॉजिटिव साइड से +1 और फंक्शनल वैल्यू एग्जैक्टली सेम है क्योंकि इक्वल टू है, तो इसमें डालोगे तो क्या मिलेगा? -a -1 प्लस ट्वाइस b, कैंसिल करो तो हेंस b इज इक्वल टू, ये इस साइड आ गया, b इज इक्वल टू, b का वैल्यू आ गया। अब ये कहां से आए? तो ये तो कॉन्टिन्यूटी चेक किया ना। अब क्या करोगे? सेकंड स्टेप क्या करोगे? डिफरेंशिएट ब्रांचेस। अगर ब्रांच वाइज डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश x क्या आएगा? a और ये वाला 3ax square plus 1। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएबल है तो होना ही पड़ेगा। कब डिफरेंशिएबल होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड से तुम आओगे और राइट हैंड साइड से आओगे तो दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला? राइट हैंड साइड में क्या मिला? किसी को डाउट है तो बोलेगा रे। -1 में वैल्यू पुटअप करो, क्या मिला? 3a plus 1। 3a प्लस 1। तो इससे किस क्या मिला? a इज इक्वल टू -1/2। तो हेंस यू गॉट क्या? b का वैल्यू 1, a का वैल्यू -1/2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। और क्या था शॉर्टकट मेथड टाइप 2? और क्या था? देख सकते हो ऊपर से। शार्प पॉइंट।
शार्प Discontinuity at sharp. शार्प एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिनिमम है साइन एक्स कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। हाँ, मुझे नंबर ऑफ एनडी का मतलब नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा ग्राफ ड्रॉ होगा इन 0 to पाई? Sin x, cos x, Sin x 1 cos minus x cos 1 x. minus cos x. इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वहीं पे ड्रॉ करने से हो जाता है। 0, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। 0 में साइन एक्स 0, पाई बाय 2 में 1, पाई में 0, 3 पाई बाय 2 में नीचे जाएगा ना -1, 2 पाई में 0। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। कॉस एक्स का ग्राफ 0 में 1, पाई बाय 2 में 0, पाई में -1, 3 पाई बाय 2। मुझे फोन करके एक लड़के ने कहा था कि सर ग्राफ वाले में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ का एक क्लास, मतलब ग्राफ, केवल ग्राफ ड्रॉ करने वाला अपलोड कर दूंगा, हाँ, एक वीडियो, और उसके नीचे एक असाइनमेंट शीट भी दे दूंगा कि कैसे उसका डिस्कंटिन्यूटी निकालो, ये निकालो, तो वो कर लेना तुम लोग। हाँ, किसी को अगर चाहिए होगा तो वो कभी भी यूज कर सकेगा वो वाला पॉइंट। और 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स 0 में क्या होगा, जरा हेल्प करोगे? मुंह जवानी बोलो ना। 1 माइनस कॉस एक्स 0 में 0. 0, पाई बाय 2 में 1. 1. पाई में कॉस पाई -1 होता है। So 2. 3 पाई बाय 2 में कॉस 3 पाई बाय 2 0 होता है। So 1. और 2 पाई में, So 0. मगर एक प्रॉब्लम है, ये ग्राफ कैसा होगा, क्या ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये चाहिए। ये देखने के लिए आप किसी भी एक पॉइंट में वैल्यू निकाल के देखो, किसी भी एक पॉइंट में, जैसे पाई बाय 4 में देखो। अब वो मैं साइड में देख रहा हूं, अगर मैं साइन पाई बाय 4 का वैल्यू निकालूं तो क्या निकला? 1 by root. 1 by root 2 इज 1 by 1.4, ठीक है। तो 1 by 1.4 इज अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास होगा? 1 by 1.4, या Sir 0.7 के कितना होगा? आसपास. 0.71. 0.7 के आसपास, या 1 by root 2 को तुम क्या लिख सकते हो? √2 by 2 लिख सकते हो ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 1.4 by 2, तो ये 0.7। और 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 क्या होगा तब? 1 माइनस 1 by √2, तो कितना? 0.3। तो पाई बाय 4 में कौन बड़ा होगा, साइन बड़ा या कॉस बड़ा? 1 माइनस कॉस बड़ा। So समझ sin में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा कह रहा हूँ। अब मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरा ग्राफ कॉस ऐसा भी जा सकता है और ऐसा भी जा सकता है, इसलिए मैंने पाई बाय 4 में देख लिया। पाई बाय 4 में मैंने देखा ये वाला पॉइंट मेरे पास 0.7 है और ये 0.3 से पास कर रहा है। तो अब मुझे समझ में आ गया क्या, तो ब्लू वाला नीचे से जा रहा है, तो ये वाला मेरा ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम? So minimum. मिनिमम मतलब नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला. तो नीचे वाला कौन कौन सा होगा? पहले वाले में पहला जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्लू, रेड या ब्लैक? क्या बोल रहे हो? नीचे सबसे नीचे कौन है? So blue. ब्लू नीचे है या नहीं? हाँ सर। अब कौन नीचे है? Red. अब कौन नीचे है? So black. ब्लैक। तो कहां कहां पे 7 पॉइंट आया? एक सही है, Yes sir. 2 सही है, Yes. ये गलत है। क्यों? क्या ये सॉफ्ट टर्निंग है? No sir. तो हैंस कितना? 2 points। 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, तो तुम्हें ये काम करना होगा। और कोई मैक्सिमम होता है तो ऊपर, मिनिमम होता है तो नीचे वाला।
आगे चलूं? हाँ सर। कोई बोलेगा और क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, टाइप 4। Find range of M if is continuous at x equal to 0 but नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 में कॉन्टिन्यूस तो हो मगर नॉन डिफरेंशिएबल हो। शुरू करूं खेला? सर। हाँ सर। या लिखना है तो लिख लो, 15 सेकंड। आगे चलूं? Yes, sir. सॉल्यूशन। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होना पड़ेगा? फंक्शनल वैल्यू। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? गिवन है कि एक फंक्शन है और कह रहा है कि विच इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है मैथमेटिक्स, इसका इंग्लिश है, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर m sin 1 by x का वैल्यू फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 तो 0 है। अगर x टेंडिंग टू 0 जाएगा तो ये वाला वैल्यू कहां से कहां तक होगा? कुछ याद है? हाँ। ये साइन इंफिनिटी होता था जो हम क्या कहते थे? oscillates between -1 and 1. ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and 1। तो ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and 1 को 0 करने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये वाला किसकी ओर जाना पड़ेगा? 0 0 टू द पावर m को 0 Zero. होना पड़ेगा। ये मुझे मालूम है कि 0 टू द पावर m को 0 होना पड़ेगा। अब क्या 0 टू द पावर m हर समय 0 था? जरा सोचो, 0 टू द पावर m क्या 0 होता था अगर m नेगेटिव है? हाँ या ना? ठीक है, नीचे बताता हूं ना। नेगेटिव है सपोज, ध्यान से देखोगे ना और इसे याद रखोगे। अगर मैं x का वैल्यू -2 बोलता, क्या ये 0 होता? बस मुझे 0 चाहिए, हाँ या ना मुझे आंसर चाहिए। क्या ये 0 होता या ये इंफिनिटी होता? इन्फिनिटी होता है। Infinity. ये 0 नहीं होता। अगर मैं एग्जैक्टली 0 देता तो क्या 0 होता? होता. Yes. नहीं होता, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है? 1 1 एग्जैक्टली 0 हो गया है। समझ में आ रहा है? ये हाँ स्वस्तिक समझ हाँ, में सर। आ रहा है क्या वो क्या होने वाला? हाँ सर. ये 1 हाँ नहीं। सर. और अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू दे देता, कुछ भी x टू द पावर हाफ देता, तब 0 हाँ तब 0 होता। Zero. तो इसका मतलब है कि 0 टू द पावर m तभी 0 होगा अगर m किससे बड़ा हो? बोलो, 0 से। m 0 से बड़ा हो। तो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, नीचे दोबारा लिखा रहा हूँ उसको। हाँ, तो इसका मतलब है कि मुझे चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर m इंटू साइन 1 by x। और तब तुम इसे क्या लिख सकते हो? 0 टू द पावर m इंटू समथिंग फाइनाइट। और ये 0 कब होगा? ये 0 तभी होगा अगर 0 to power इसका m वैल्यू 0, और ये तभी पॉसिबल है अगर m किससे बड़ा हो? बोलो, 0 से। 0 से। इसका मतलब अगर m 0 से बड़ा है तो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस है मगर साथ में और एक वैल्यू कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉन्टिन्यूअस वाला तो पार्ट हो गया। क्या डिफरेंशियल x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक लिख लोगे क्या रे? क्योंकि क्या लिखने से ना एक समझ में आएगा, तो सेकंड पार्ट में जब जाऊंगा तो हो सकता है कि तुम लोग मुझे ज्यादा बता पाओ। मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
चलूं? हाँ सर। हाँ सर। अब एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो पहले एफ डैश जीरो निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स टू पावर एन साइन एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो डिवाइडेड बाय एक्स। ये क्लियर है ना? क्वेश्चन में एफ ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ है, देख लो एक बार। हाँ एफ सर। ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो एफ ऑफ एक्स में। हाँ, तो ये क्या फॉर्म होगा? जीरो टू दी पावर एम माइनस वन इंटू फाइनाइट। ये एग्जिस्ट करे या डज नॉट एग्जिस्ट करे क्वेश्चन में? Does not exist. क्यों भैया? क्वेश्चन में ही देखो दिया हुआ है, मैंने लिख दिया पहले ही, डज नॉट एग्जिस्ट। दिया हुआ है नहीं? ये गिवन Yes, है, मैं sir. नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है क्या कि एफ डैश जीरो डी है नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये कब होगा बोलो? तब एम माइनस वन को क्या होना पड़ेगा? हमने क्या देखा? हम Less than zero. हमने एक रिजल्ट देखा कि जीरो टू दी पावर एम इंटू फाइनाइट जीरो तभी होगा, कब होगा? अगर एम जीरो से बड़ा है। तो ये जीरो ये एग्जिस्ट ना करे, तो ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब एम माइनस वन, क्या बोलोगे? लेस देन जीरो। So less than equal to. लेस देन इक्वल टू लगेगा या नहीं? हाँ सर। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, देखो ये एक एल्गो है रे, ये याद रखोगे। हाँ, ये एक एल्गोरिथम है। हाँ, मैं नीचे वो ये क्योंकि पूरा महाभारत इसीलिए हो रहा है। जीरो टू दी पावर एम इंटू फाइनाइट, अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, नीचे वाला लिख रहा हूँ, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो टू दी पावर एम इंटू फाइनाइट। ये कब एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वल टू जीरो। ये जीरो तब होगा अगर, ये ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा है, ये इक्वल टू जीरो तब होगा अगर एम ग्रेटर देन जीरो। और वैसे ही ये डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा? यही वाला डज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा ज्यादा ही, इतना बड़ा लैंग्वेज कौन बार बार लिखे। ये जीरो तब होगा अगर एम ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा अगर M less than equal to zero. तो मुझे बोल, तो m लेस देन इक्वल टू वन। तो क्या मिला यहाँ पे? m लेस देन इक्वल टू वन मिला, यहाँ पे m ग्रेटर देन जीरो मिला। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा? जीरो से लेके जीरो से वन तक। वन तक। ये नंबर टू ले लेता हूँ, ये वन इंटरसेक्शन टू है, और इसको वन ले लेता हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? तो थोड़ा रुकिए। सर मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने टाइप जब मैं पूछ रहा हूँ तो बता रहे हो। हाँ, मतलब एक्चुअली में मैंने आज ये सोचा ही था कि इससे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये भी एक पढ़ाने का टेक्निक होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक चीज रिसर्च हुआ है, एक पर्टिकुलर चीज को अगर तुम ये डायरेक्टली खत्म हो जाएगा, सीरियसली ये रिसर्च है रे। हाँ, मतलब टीचर अगर एक चीज को पकड़ा और उसे एक घंटे तक समझाए तो बच्चा कम रिटेन करता है, मगर वैसे ही कोई तीन कॉन्सेप्ट पकड़े, उसे फर्स्ट हाफ में समझाए और फिर से सेम चीज को सेकंड हाफ में जब समझाए। इसीलिए जो मैं पूछता हूँ कि डाउट पूछो, जो सब नहीं बना दोबारा पूछो, तो रिटेन स्टूडेंट ज्यादा करते हैं। तो हर एक चीजों को मैंने आज डिवाइड किया, पहले मैंने बताया, फिर मैंने तुमसे पूछा मैंने क्या क्या बताया, और उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो रिटेंशन ज्यादा होता है इसमें। मेरे ख्याल में और एक टाइप बाकी रह गया क्या? और एक टाइप बाकी रहा क्या? Direct differentiation.
डिफरेंशिएशन वाला टाइप। अब उसमें भी जाते हैं और फिर चीजों को खत्म कर देते हैं। जाऊं? हाँ सर। हाँ Yes, सर। Yes, sir. Yes, और sir. एक टाइप था, वो टाइप फिफ्थ। क्या टाइप था? Direct फिफ्थ। direct अब differentiation. डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में जैसे मैंने डिफरेंशिएशन के लिए बोला, सॉरी उसके लिए बॉक्स के लिए बोला, मैं मॉड का भी डिफरेंशिएशन तुम लोग को बता रहा हूँ। हाँ, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन तुम हर समय कर सकते हो। ये हर समय एक्स बाय मॉड एक्स होगा अगर एक्स 0 नहीं है तो, और ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा अगर एक्स 0 है तो। ठीक है, दो मिनट रुको। फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंस, इसमें तो मुझे वही इनवर्स वाला ही लेके जाना होगा या रूट ओवर में लेके जाना होगा। मैं इनवर्स ज्यादा बेटर मानता हूं। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स का मुझे चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। मॉड का जरूरत नहीं है, तो मुझे डायरेक्टली बोलोगे dy बाय dx क्या होता है? -1 कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, 1 बाय -1 √1 - x square. 1, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर. कॉस एक्स। और साइन एक्स के लिए क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगा बोलो? Cos cos x। Cosec. अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स बाय नीचे क्या आ जाएगा? मॉड कॉस एक्स। ये तो मॉड कॉस एक्स आएगा ना। तो ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है? डिनोमिनेटर में है ये। so x equal to pi n pi ये by फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल वहां पे होगा जहां पे cos x 0 है। तुम बोलोगे सर cos x में वो 0 बाय 0 फॉर्म ले लेगा। वही तो देख के पता ही चल जा रहा है ना, किसी वही तो पता ही चल जा रहा है क्या? जब cos x नेगेटिव होगा तो वैल्यू तुम्हारे पास आएगा ये +1, और जब cos x पॉजिटिव होगा तो मॉड cos x होगा ये -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं। इससे तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। जब लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो जब cos x इक्वल टू 0 वो ब्रांचिंग पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हेंस x इज इक्वल टू क्या मिला? n पाई प्लस पाई बाय 2। किसी को लिखने का मन है तो लिख लो। ठीक है, आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। Yes. Sir. कई बार ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 चाहिए। काफी पुराना टॉपिक है और मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं इसका एक ग्राफ बना के, ठीक है, मैं इसी टॉपिक यहीं तक के लिए रुका हुआ था कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जब तक एक बार मैंने बता दिया ना, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं तुम लोगों को कर्व स्केचिंग का एक स्पेशल वीडियो बना के दे पाऊंगा और सब टाइप के सम सब इसमें आ जाएंगे। इसी का वेट कर रहा था मैं। तो एफ ऑफ एक्स का जब वैल्यू तुम लिखते हो तो मॉड एक्स स्क्वायर लिखो, क्या जाता है? तो ध्यान से देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। इसे तुम मॉड ऑफ
जी ऑफ मॉड एक्स डाल सकते हो। इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मॉड एक्स स्क्वायर का और एक कैपिटल मॉड का। कई लोग भूल चुके होंगे क्योंकि इसे ज्यादा यूज अभी तक कभी नहीं किया गया, एकदम स्टार्टिंग में बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए चिंता नहीं करोगे, वेडनेसडे को पॉसिबली तुम्हें इसका ग्राफ, इसका एक असाइन वो मिल जाएगा वीडियो, मगर तब भी एक बार यहाँ पे समझ जाओ ताकि वो वीडियो देखने के लिए जाओगे तो बेस कर्व तुम्हारे पास वो होगा जिसके ऊपर काम चल रहा है। मतलब ये पैटर्न किसका है उससे तुम बेस कर्व निकालोगे। तो अगर बेस कर्व का बात करो तो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बेस कर्व है और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इस ये ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो पहले जी डैश एक्स निकाल लो, कितना निकला, 0 कर दो तो x का वैल्यू क्या निकला 3/2 और g का वैल्यू 3/2 में एक बार निकाल लो, 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2, तो नीचे 4, 9 माइनस 18 प्लस 8, 9 प्लस माइनस 1/4, ठीक है। तो g ऑफ x का वैल्यू इंफिनिटी में तो इंफिनिटी होगा, एक्स स्क्वायर है इसलिए g ऑफ इंफिनिटी में इंफिनिटी होगा, g ऑफ माइनस इंफिनिटी में भी प्लस इंफिनिटी होगा एक्स स्क्वायर के कारण। मैं दोबारा कह रहा हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन को मैं और एक बार करूंगा और फिर एक्स्ट्रा असाइनमेंट शीट यहाँ नहीं मिलेगा, उसी वीडियो के नीचे होगा। तो 3/2 में क्या मिला माइनस 1/4, 0 में निकालो, 0 में क्या मिला 2, तो ये इसका ग्राफ है। तो सेकंड ग्राफ में निकाल रहा हूं, ये इसका ग्राफ निकालना चाहता हूं। ये जी ऑफ मॉड एक्स है। जी ऑफ मॉड एक्स क्या था एकदम, जिसे किसी को याद है, एटलीस्ट किसी को याद है मॉड एक्स में क्या करते थे, जी ऑफ मॉड एक्स, तो चिंता मत करो, नहीं याद है तो मुझे चिंता नहीं है। जो पॉजिटिव साइड में होता था उसी को नेगेटिव साइड में ले लेते थे। अब समझ में आया क्या करना, मैं लिखवा नहीं रहा रे, मैं दोबारा लिखवाऊंगा। पॉजिटिव साइड को तुम दोबारा नेगेटिव साइड में ले लोगे, ये जी ऑफ एक्स से जी ऑफ मॉड एक्स था। अब और एक है क्या, और एक मॉड है, पूरा मॉड है, तो पूरा मॉड क्या था। अब ये कोई बोलेगा याद है किसी को, नीचे वाले को कुछ करते थे, कुछ याद है, नहीं सुनाई दे रहा है नहीं, कुछ एक था ना, ऊपर वाले को रहने दो और जो नीचे वाला पार्ट था उसे क्या करते थे, अब याद आ रहा है थोड़ा सा भी। हाँ सर। क्या, हाँ सर, ऊपर। अब बोलो शार्प टर्निंग कहाँ का है, 4 पॉइंट्स। अच्छा तो तुम क्या बोलते हो, अगर मैं तुम लोग को ये कर्व स्केचिंग सिखा दूं तो ये सब आसान है या नहीं, ये तो बोलो मुझे। मैं मानता हूं तुम ये भूल गए हो, अगर तुम इसे ये अगर तुम लोग को मैं ये याद दिला दूं तो खेला खत्म हो गया है नहीं। तो ये वेडनेसडे को याद दिला दूंगा, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, आज यहीं पे खत्म कर रहा हूं, लिख लो मगर एक बार मेरे ख्यालों में, ठीक है। या ठीक है मैं भेज ही देता हूँ, यहाँ लिख लेना उसके बाद। हाँ चलो, किसी का डाउट होगा तो आज मैं ना 8:30 के बाद वाले में तुम लोगों को एक काम करता हूँ, डाउट का वो भेज दूंगा। हाँ उस वाले में आ जाना, ठीक है। मुझे अभी जरा थोड़ा सा काम है, हाँ इसीलिए वो मेरा रूम सैनिटाइज करने के बाद भेजा ही हुआ है, जरा इसे साफ करने के लिए बोल देता हूँ, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ अच्छे से। चलो।